नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में और मेरा नाम है नीरज। और आज हम बातचीत करेंगे कि यूएस मार्केट में एक बहुत चर्चा आप लोग सुन रहे होंगे। कई जगहों पे ये खबरें छप रही हैं कि वहां पे डॉट कॉम जैसा बबल बन रहा है। ओवर हाइप हो रहा है एआई की पूरी स्टोरी। जो स्टॉक्स हैं वहां के वो बहुत महंगे हो गए हैं, वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेस्ड हैं। एसएनपी हो या नैस्डैक हो वो बहुत स्ट्रेस्ड हैं। जिस तरह की कैपेक्स की स्टोरीज चल रही हैं उनसे लगता है कि बहुत ज्यादा वहां पे बबल बन रहा है। तो ये जो पूरी थ्योरी है कि क्या डॉट कॉम जैसा बबल यूएस मार्केट में बन रहा है क्या एआई की वजह से, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंडियन मार्केट तो हम लोग हमेशा कहते रहते हैं कि महंगा है सस्ता है, लेकिन यूएस मार्केट की तस्वीर क्या है जो दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, उसको मदर ऑफ ऑल मार्केट्स कहते हैं। वहां की हकीकत क्या है, ये शो बनाने के लिए मैं इसलिए मेरा मन हुआ क्योंकि बहुत चर्चाएं इसकी चल रही हैं, खबरें चल रही हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारी फैमिली के सदस्य हैं वो यूएस में रहते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। इंडिया में रहते हुए यूएस मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, करते भी होंगे। तो इसलिए हमने सोचा कि आज इसको देखा जाए कि एआई बूम है या मार्केट बबल है या कुछ नहीं है, रियलिटी है। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। आपको बहुत बहुत स्वागत है और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। इसलिए क्योंकि आपको ऐसे तमाम बहुत ही इंटरेस्टिंग शोज लगातार देखने को मिल रहे होंगे जो कि पूरी तरीके से डेटा पे आधारित होते हैं, फैक्ट पे आधारित होते हैं। मैं कोई नैरेटिव्स बिल्ड नहीं करता हूं, जो रियलिटी है वो आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। एक और अपील है आपसे कि इस शो को पूरा देखिएगा। अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तो पूरा देखिएगा, इसलिए क्योंकि एक भी ग्राफिक, एक भी प्लेट अगर आप मिस करेंगे तो इस पूरी पिक्चर को समझ नहीं पाएंगे। जब आपके पास समय हो तब आप देखिए, लेकिन इसको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत रिसर्च हमने की है और एक एक पॉइंट्स बहुत जगहों से निकाले हैं। और सबसे आखिरी में मैं आपको वैल्यूएशंस पे दिखाऊंगा कि इस तरह का जो वैल्यूएशन है वो क्या महंगाई की तरफ दिखा रहा है, क्या बबल की तरफ दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे हमने इसका नाम दिया है कि डॉट कॉम टू डॉट एआई, बूम और बस्ट, ये हमें देखना है, समझना है। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। तो दरअसल ये कहानी इसलिए आई कि अभी कुछ दिन पहले जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व, उसके चेयरमैन जेरोम पावेल ने ये कहा कि फेयरली हाईली वैल्यूड है मार्केट। ये इसी महीने में भी 8-10 दिन पहले उन्होंने ये बात कही। उसके बाद से ये चर्चा उठने लगी कि क्या मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, मार्केट गिर सकते हैं क्या। तरह तरह की रिपोर्ट्स, खबरें, आर्टिकल, ब्लॉग्स आपने देखे होंगे। इसको कोरिलेट करिए कि एग्जैक्टली ऐसा ही एक स्टेटमेंट जो एलन ग्रीनस्पैन, यूएस के फेडरल चेयरमैन थे 1996 के आसपास, उन्होंने भी एक ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था 1996 में कि इरेशनल एक्सूबरेंस है मार्केट में। तो चूंकि दोनों फेडरल चेयरमैन एक हैं, एक रह चुके हैं, उन्होंने ये बात कही तो ये बात ज्यादा चर्चा में आई कि जब फेड ये कहने लगे, फेड का मार्केट से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन अगर वो ये कहने लगे तो चिंता की बात होनी चाहिए। मुझे ध्यान आ रहा कि एक बार भारत के आरबीआई के गवर्नर ने ऐसा ही एक स्टेटमेंट कोविड के बाद वाला जो टाइम था उसमें ये बोला था। मेरे ख्याल में 2021 होगा शायद, कि इंडियन मार्केट मुझे बहुत वैल्यूड लगता है, ओवर वैल्यूड है। मार्केट में बड़ा करेक्शन आया था, आपको याद होगा 2021 की बात है। तो जब एक फेड का चेयरमैन ये बात कह रहा है तो इसको गंभीरता से समझना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमने आपको इसलिए दिखाया क्योंकि दोनों ही गवर्नर रह चुके, चेयरमैन रह चुके, उन्होंने ये बात कही। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये जो नीचे रेड कलर से मैंने लिखा है कि जब ग्रीन स्पैन ने ये वार्निंग दी थी जो बहुत फेमस थी कि द मार्केट एंडेड अप रैलिंग फॉर ईयर्स, मतलब इसका ये कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था 1996-97 में, तब से 3 साल तक मार्केट और चला। उसके बाद 2000 में डॉट कॉम बस्ट हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो बात उन्होंने कही उसका असर 3 साल बाद हुआ। और इस 3 साल में क्या हुआ भी हम आगे देखेंगे।
तूफानी तेजी थी, सुनामी थी मार्केट में यूएस में। तो क्या वो एकदम गलत थे या उनकी टाइमिंग गलत थी या वो सही जज नहीं कर पा रहे थे? एग्जैक्टली क्या फेड चेयर आज जो कह रहे हैं उसका असर 3 साल बाद हमें दिखेगा? इन सबको समझना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति कोई बात कहता है तो उसके कई मायने होते हैं, कई अर्थ होते हैं। एकदम से ना खारिज करना चाहिए और ना ही उसको एकदम से मान लेना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि फैक्ट और तथ्य देखने जरूरी हैं। अब हम आगे देखेंगे इसमें क्या हुआ। अब इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, क्यों ये बात डॉट कॉम वाले एरा से और आज के एरा में जुड़ती लग रही है। पहला स्टेटमेंट देखिए आप, लाइक द इंटरनेट कंपनीज, डॉट कॉम के समय दो 20 साल पहले 25 साल पहले थी, एआई फर्म्स टुडे अट्रैक्ट मैसिव इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल रादर देन करंट प्रॉफिटेबिलिटी। एग्जैक्टली 2000 में भी यही हो रहा था कि डॉट कॉम कंपनियां खूब पैसे लगा रही थी, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे थे। आज भी देखिए एआई कंपनियों का कैपेक्स 400-450 बिलियन डॉलर की बात कही जा रही है। ऑलरेडी 250-300 बिलियन डॉलर हो चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही 100 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट की बात कही गई। तो ये दोनों सिचुएशन की सिमिलैरिटीज है। वहां भी दबा के कैपेक्स हो रहा था, आज भी दबा के कैपेक्स हो रहा है और बात हो रही है। ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट रीच 2.52 बिलियन डॉलर्स इन 2024। 2024 में 250 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। सेक्टर ग्रो कर रहा है, 10 गुना ग्रो हो चुका है 2014 से। एआई आज का नहीं, एआई पे निवेश काफी पहले से हो रहा है। तो वो 14 गुना ज्यादा हो चुका है, बढ़ चुका है, काम काज हो चुका है। अब बात की जा रही है कि 400-450 बिलियन डॉलर का और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट वाली थीम तो एकदम परफेक्ट बैठ रही कि डॉट कॉम में भी ऐसा हो रहा था, एआई में भी ऐसा हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। सिमिलैरिटीज आर स्ट्राइकिंग। Amazon, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, इन्होंने प्लेज किया है, पब्लिकली प्लेज किया है कि 320 बिलियन डॉलर कैपेक्स करेंगे 1 साल के अंदर। ये 4-5 बड़ी कंपनियां कह रही हैं। सैम अल्टमैन जो ओपन एआई के सीईओ हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि इतना कैपेक्स हो रहा है, इतना कैपेक्स हो रहा है, आपका क्या व्यू है, क्या ये ओवर एक्साइटमेंट है? उन्होंने कहा यस। देखिए सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के सीईओ हैं। ओपन एआई मतलब चैट जीपीटी। वो कह रहे हैं कि हाँ, हमें भी लग रहा है कि थोड़ा एक्सुबरेंस है, बहुत ज्यादा निवेश हो रहा है। उसकी क्या प्रॉफिटेबिलिटी उतनी होगी क्या? देखिए कैपेक्स जब भी कोई कंपनी करती है तो उसका मतलब ये कि मुनाफा बने, लेकिन कैपेक्स तो धुआंधार हो रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी की कोई बात नहीं कर रहा है। क्या ये सच है? आगे चलते हैं। अब ये कह रहा है कि इज एआई इंफ्रा ओवरबिल्ड, यानी इतना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है, ओवर बिल्ड हो रहा है, और इसमें अब जरूरत है देखने की क्या है इसमें। टुडेज एआई बूम लाइज इन द मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर इन्वेस्टमेंट दैट प्रिसीडेड द डॉट कॉम क्रैश। यानी डॉट कॉम के दौरान जितना इन्वेस्टमेंट किया गया था उससे भी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वॉल्यूम उससे भी कहीं ज्यादा हो चुका है। डॉट कॉम के एरा में क्या हुआ था? टेली कम्युनिकेशन कंपनीज 80 मिलियन माइल्स फाइबर ऑप्टिक बिछाया था उन्होंने। 80 मिलियन माइल, समझ रहे हो? 8 करोड़ माइल्स अक्रॉस द यूएस ऑप्टिक फाइबर बिछा दिया, क्योंकि इंटरनेट चलेगा, डॉट कॉम चलेगा। वर्ल्ड कॉम जो एक बड़ी कंपनी थी, इन्फ्लेटेड क्लेम था उनका दैट कि इंटरनेट ट्रैफिक वाज डबलिंग एवरी 100 डेज। कि इतना जोश था, इतनी स्टोरीज, इतना नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया था कि उन्होंने 8 करोड़ माइल्स का ऑप्टिक फाइबर लगा दिया। दूसरी कंपनी कह रही है कि जिस तरीके से ट्रैफिक आ रहा है इंटरनेट में, वो एवरी 100 डे में डबल हो जाएगा। 100 दिन में, मतलब 3 महीने में डबल हो जाएगा, इतना ट्रैफिक होगा, जो कि एक्चुअली उससे काफी दूर था। राइट? तो ये उस समय हो रहा था। आगे चलते हैं। द रिजल्ट वॉज कैटास्ट्रॉफिक ओवर कैपेसिटी। अब जब आप इस तरह करेंगे कि इतने करोड़ों किलोमीटर के ऑप्टिक फाइबर डालेंगे, खूब इन्वेस्टमेंट करेंगे, खूब ज्यादा करेंगे, तो वो एक
जिसको होता है ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा बन गया कि एवरी 4 years आफ्टर इवन आफ्टर 4 years द बबल बस्ट, 4 साल बाद ये बबल बस्ट हुआ। देखिए आगे क्या हुआ। 85 to 95% of the fiber laid in the 1990s remain unused। मतलब 85 से 95% तक वो जो फाइबर लगाया गया था उसका यूज ही नहीं हुआ और उसको डार्क फाइबर बोला जाने लगा। लोग कहने लगे ये डार्क फाइबर है। इतना कैपेक्स कर दिया था, इतनी कैपेसिटी बिल्ड कर दी थी। यानी मतलब आप जस्ट फॉर एग्जांपल कि आप बहुत बड़ा एक एयरपोर्ट बना दें और दिन में 2 फ्लाइट उसमें से उड़ाएं, या आपने एक बहुत बढ़िया सुपर एक्सप्रेसवे 20 लेन का बना दिया, 10 लेन इधर 10 लेन उधर, पता लगा उसमें टोल टैक्स भी लगा दिया और गाड़ियां ही नहीं आ रही। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया गया था। अब देखिए उसमें कॉर्निंग, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑप्टिकल फाइबर प्रोड्यूसर, जो ऑप्टिकल फाइबर बनाता है उसका नाम था कंपनी कॉर्निंग, saw its stock crash from nearly $100 in 2000 to about $1 in 2002। $100 का स्टॉक $1 का बचा था। इतना बड़ा करेक्शन या बस्ट हुआ था डॉट कॉम के जमाने में। Ciena's रेवेन्यू, एक कंपनी और थी, Ciena का रेवेन्यू फॉल फ्रॉम $1.6 बिलियन टू $300 मिलियन ओवरनाइट, एक रात में ये हुआ था। इस तरह से डॉट कॉम बबल बस्ट हो रहा था। और देखिए आप, अब मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने ये जो प्लान किया है पूरा कि एआई डेटा सेंटर हम बनाएंगे, इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि वो मैनहट्टन के एक सिग्निफिकेंट पार्ट के बराबर होगा। आजकल डेटा सेंटर में ही निवेश कर रहे हैं क्योंकि जितना डेटा जनरेट हो रहा है एआई की वजह से, उसको स्टोर करने के लिए डेटा सेंटर चाहिए। तो ये मार्क जुकरबर्ग भी कह रहे हैं, जैसे अभी हमने 2 उदाहरण दिए, इतना केबल बना दिया, इतनी बिछा दी लाइनें कि वो यूज ही नहीं हो रही थी 95% तक। क्या ऐसा ही मार्क जुकरबर्ग कर रहे हैं कि हम इतना बड़ा डेटा सेंटर बनाएंगे कि मैनहट्टन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट के बराबर होगा? द स्टारगेट प्रोजेक्ट बैक्ड बाय ओपन एआई, स्टारगेट एक प्रोजेक्ट है जिसको ओपन एआई कर रहा है सॉफ्ट बैंक की मदद से। Oracle MGX aims to develop a $500 billion nationwide network of AI data center। $500 बिलियन खर्च करेंगी ये कंपनियां जिसमें एक डेटा सेंटर बनेगा। तो दोनों सिचुएशन में जो कैपेक्स की स्थिति थी वो एक जैसी दिख रही है। वहां भी दबा के पैसे लगा रहे थे, यहां पे भी दबा के पैसे लगा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इसके आगे क्या हुआ, डिफरेंस क्या है दोनों कैपेक्स में। एक समय इतने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए गए और आज भी इतने बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए जा रहे हैं, दोनों में क्या कोई डिफरेंस है क्या? पढ़ते हैं। अनलाइक मेनी डॉट कॉम कंपनीज दैट हैड नो रेवेन्यू, यानी उस समय कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था, मेजर एआई प्लेयर्स आर जनरेटिंग सब्सटेंशियल इनकम। उस समय कैपेक्स तो हो रहा था, धंधा नहीं हो रहा था, केवल अंधी दौड़ में लोग दौड़ रहे थे, नैरेटिव्स बिल्ड हो रहे थे, डॉट कॉम केबल बिछाओ, ये बनाओ वो बनाओ, कैपेसिटी एक्सपेंस करो। प्रॉफिट कहाँ है, बिजनेस मॉडल कहाँ है? लेकिन आज एआई को अगर आप देखेंगे तो एआई कंपनियां सब्सटेंशियली रेवेन्यू बना रही हैं। नीचे वाली लाइन पढ़िए, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर क्लाउड सर्विस heavily focused on AI grew 39% YOY to an $86 billion run rate। पैसा बन रहा है आज, उस सिचुएशन में केवल कैपेक्स हो रहा था, आज पैसा भी बन रहा है, बिजनेस मॉडल भी है, रेवेन्यू है, तो डिफरेंस है इसमें। OpenAI projects at $20 billion is annualized revenue by the end of the year। $20 बिलियन का रेवेन्यू क्रिएट करेगा OpenAI अकेले इस साल के अंत तक, अप फ्रॉम अराउंड $6 बिलियन एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। यानी जनवरी में जो $6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर रहा था OpenAI, वो कह रहा है साल अंत तक $20 बिलियन का रेवेन्यू होगा। एंड दीज आर द नंबर्स एंड रियल नंबर्स, क्योंकि क्वार्टरली नंबर्स हम लोग देखते हैं, आप भी देखते होंगे। तो डॉट कॉम में केवल कैपेक्स था, यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी भी है, यहाँ रेवेन्यू जनरेशन भी हो रहा है। तो ये एक डिफरेंस है उससे और इससे। आगे चलते हैं। What actually caused the dot-com bubble to burst in March 2000? क्या हुआ था ऐसा? मतलब अब यहां तक की जो स्टोरी समझ में आ गई कि उस समय कैपेक्स बहुत कर रहे थे, बिजनेस मॉडल नहीं था। इस समय कैपेक्स बहुत कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल है, रेवेन्यू है। ऐसा हुआ क्या था?
क्यों डॉट कॉम बस्ट हुआ था? ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डॉट कॉम की कहानियां सब लोग सुनाएंगे, बस्ट हुआ क्यों था? उसका कारण सिर्फ कैपेक्स नहीं था। जो लोग कहते हैं ये अभी हमने ही आपको सुनाई पूरी स्टोरी, लेकिन क्या केवल कैपेक्स की वजह से बस्ट हुआ था? नहीं। देखिए आगे, पहला रीजन डॉट कॉम बस्ट होने का ये था कि फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ाई, कई बार बढ़ाई। 1999 से 2000 के बीच में कई बार ब्याज दरें बढ़ाई। इंटरेस्ट रेट क्लाइम फ्रॉम अराउंड 4.7% इन अर्ली 1999 टू 6.5% बाय मे 2000। यानी ब्याज दरें कई बार बढ़ाई, 4.7 से 6.5। पहला रीजन, ब्याज दरें बढ़ी। अब ब्याज दरें बढ़ने से क्या होता है? कोई भी इन्वेस्टमेंट शुरू में आपको स्पेकुलेटिव लगेगा। जैसे आज एआई भी बहुत सारे लोग मानते हैं स्पेकुलेटिव, इतना तो होगा नहीं, वो नहीं होगा। तो डॉट कॉम के जमाने में भी जब भी आप कोई फ्यूचरिस्टिक बिजनेस करते हैं, उसके इन्वेस्टमेंट को लोग शक की निगाह से देखते हैं। और वो इसी बात पर निर्भर करता है कि आपको चीप मनी, सस्ता पैसा, कम ब्याज वाला पैसा मिलेगा, तभी आप फ्यूचरिक इन्वेस्टमेंट करेंगे। अपने देश में एआई की चिप की कंपनियां लग रही हैं, 10 कंपनियों को लाइसेंस दिया जा चुका है, सब पैसा लगा रहे हैं। फ्यूचरिस्टिक है ना ये, गारंटी क्या कि उसमें पैसा बन ही जाएगा, बस्ट हो जाए तो हमेशा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी इकोनॉमी में तो मुश्किल आएगी। वही वहां हो रहा था कि इतना ब्याज दर बढ़ रहा था, तो जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो गया वो अट्रैक्टिव नहीं रह गया, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक जो इन्वेस्टमेंट था वो। दूसरा रीजन, अ ब्रॉडर इकोनॉमिक रिसेशन दैट बिगन इन जापान इन मार्च 2000। जापान में, याद करिए जापान में क्या हुआ था 2000 में, एक रिसेशनरी माहौल आ गया था। जापान पहली कंट्री थी जहां पे ये मुश्किल आना शुरू हो गई थी। उनका मार्केट करीब 30-35 साल बाद अपना पिछला पिछला हाई तोड़ पाया है। तो वहां एक रिसेशन जैसा माहौल शुरू हुआ, ट्रिगरिंग ग्लोबल मार्केट फियर्स एंड एक्सेलरेटिंग द फ्लाइट फ्रॉम रिस्की एसेट्स। जापान की जो पोजीशन है वो दुनिया में सबसे सस्ता मनी सप्लाई की है। आज भी वहां 0.5% इंटरेस्ट रेट पे ब्याज है, लोन है। पूरी दुनिया में सस्ता पैसा जापान से जाता है, जिसको येन कैरी ट्रेड के रूप में आप जानते हैं। अगर वहां रिसेशन दिख रहा है, वहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं दिख रही थी उस समय, तो लोगों को लगा अरे यार तो मुश्किल आ रहा है, तो बहुत रिस्की एसेट में या बहुत फ्यूचरिस्टिक एसेट में लोगों ने पैसा लगाना कम कर दिया या बंद कर दिया। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन, मोस्ट ऑफ द डॉट कॉम कंपनीज हैड फंडामेंटली फ्लॉड बिजनेस मॉडल। अब तीसरा कारण जाके वहां पे आया कि उनका बिजनेस मॉडल में दम नहीं थी। केवल ऐसा नहीं था कि कैपेक्स कर रहे हैं, बिजनेस मॉडल नहीं था। पहले दो कारण वो थे। तीसरे कारण पे जो जिसकी लोग आलोचना करते हैं कि बिजनेस मॉडल ठीक नहीं था। पहला क्या था? कॉमर्स वन रीच्ड अ 21 बिलियन वैल्यूएशन डिस्पाइट मिनिमल रेवेन्यू। एक कंपनी थी कॉमर्स वन, 21 बिलियन का वैल्यूएशन है, धंधा है ही नहीं, मिनिमल है, कुछ नहीं धंधा। द ग्लोब डॉट कॉम फाउंडेड बाई टू कॉर्नल स्टूडेंट्स, कॉर्नल यूनिवर्सिटी के दो लड़कों ने एक कंपनी बनाई, द ग्लोब डॉट कॉम, $15,000 खर्च करके, है ना। स्टार्टअप कैपिटल $15,000 थी। स्टॉक प्राइस 6 गुना हो गया था पहले ही दिन, 600% का गेन। ये इस तरीके की वहां स्टोरी चल रही थी, $63 का भाव हो गया। तो ये जो एक्सोबरेंस था ना, ये धंधा कुछ नहीं है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, अपने आप ऐसा कि नेगेटिव रिटर्न है, प्रॉफिट बन ही नहीं रहा, वैल्यूएशन 100, 150। ये स्टोरी से बचना चाहिए कहीं पे भी हो, अपने आप ही कुछ एक जगहों पे है। पेट्स डॉट कॉम एक कंपनी थी, $300 मिलियन उसने फूक डाले, और 268 दिन पहले जब ये पूरी तीम झाम करा उसने, और 250 दिन में बैंकरप्ट। पैसा कितना फूका? $30 करोड़ 2000 में। 2000 में 30 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। तो इस तरीके की जो ये बिजनेस फ्लॉड मॉडल थे, ये तीसरा बड़ा रीजन था। एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इसमें, चलिए एक्सपर्ट की बात देख लेते हैं। यार्डनी रिसर्च के एडवर्ड यार्डनी बहुत प्रतिष्ठित है, इकोनॉमिस्ट है। बात है, उन्होंने क्या कहा करंट सिचुएशन आ जाते हैं। अब आज के इसमें उनका क्या व्यू है, एआई बूम है या डॉट कॉम बबल टाइप का है। वो कह रहे हैं कि S&P 500 जो दुनिया का सबसे बड़ा इंडेक्स, दुनिया का सबसे बड़ा बेंचमार्क और यूएस का इंडेक्स है, वो कहते हैं वॉज ट्रेडिंग एट 25 अर्निंग ड्यूरिंग द डॉट कॉम बबल। 25 की अर्निंग डॉट कॉम बबल के समय में थी।
टुडे इट इज रफली 23 टाइम्स। आपको अगर लगभग तो वही पे है, उस समय 25 का मल्टीपल मिल रहा था, आज 23 का मिल रहा है, फॉरवर्ड अर्निंग पे है, मीनिंग दैट वी आर एक्चुअली नॉट एज एक्सपेंसिव एज वी वेर बैक देन। 25 के सामने 23 तो कम ही होता है, 22.8 है टू बी प्रिसाइज, मैंने राउंड ऑफ करके 23 लिख दिया है, करंट वैल्यूएशन 22.8। तो वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो भी थोड़ा सा कम है, ये यार्डनी जी कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कंपनीज टुडे हैव मोर अर्निंग पावर। वही बात जो कि आज एआई जो कंपनियां कर रही हैं उनका बिजनेस मॉडल फ्लॉट नहीं है, ओवर कैपेसिटी की बात कही जा सकती है, लेकिन उनके बिजनेस मॉडल में दम है, पैसा आ रहा है। हम थोड़ा इसको और समझते हैं, यार्डनी जी ने कैसे समझाया, केस इन पॉइंट, मतलब एग्जैक्टली क्या चीज समझना चाहिए। ड्यूरिंग द डॉट कॉम बबल, टेक्नोलॉजी, ये जो एक्सएल के लिखा है कोड होता है, टेक्नोलॉजी कंपनी एक्सएल के और कम्युनिकेशन कंपनी एक्सएलसी, ये दोनों कंपनियों के स्टॉक मेड अप रफली 40% ऑफ द एसएनपी। ये ध्यान समझिएगा, ये प्लेट जो एसएनपी का कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें से 40% टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन कंपनियों का होता है मार्केट कैप एसएनपी 500 के अंदर, जो कि 23% अर्निंग कंट्रीब्यूट करती है। यानी एसएनपी 500 के अंदर जो टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन की कंपनी थी उस समय डॉट कॉम के समय, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका कॉन्स्टिट्यूएंट तो 40% वेटेज का था, लेकिन अर्निंग 23% थी। आज आप देखिए आज क्या है, आज सेम चीज में 44% उनका मार्केट कैप बनता है, अर्निंग 37% है। 23 के सामने 37% की अर्निंग और 40 के सामने 44% का मार्केट कैप। फिर अगेन फेयर पॉइंट कि नहीं, ओवर वैल्यूएशन नहीं है, बबल नहीं है, रियल है। और डॉट कॉम से एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन जो लोग कर रहे हैं वो शायद इस नजरिए को उनको देखना चाहिए। और देख लेते हैं और लोग क्या कह रहे हैं। बैंक ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है, परहैप्स वी शुड एंकर टुडेज मल्टीपल्स एज द न्यू नॉर्मल रादर देन एक्सपेक्टिंग मींस रिवर्जन टू ए बाइगॉन एरा। अब बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि भाई आज जो वैल्यूएशन है ना ये न्यू नॉर्मल है। अब वो पुराने जमाने की बातें मत करो, दादाजी के जमाने की 2000 में ऐसा हुआ था इसलिए आज ये महंगा है। कई बार होता न्यू नॉर्मल हो जाता है, यानी समय के साथ आज का हो सकता है कि 22-23 का वैल्यूएशन नॉर्मल मान लिया जाए, क्योंकि एवरेज वैल्यूएशन 16-18 है, एसएनपी का जो मीन रिवर्सन एवरेज में आता है, लेकिन 20-22 अब न्यू नॉर्मल है क्योंकि एरा बदल गया है और कैपेक्स का एरा चल रहा है। सीएफआरए रिसर्च क्या कह रहा है इसमें, वैल्यूएशंस रिमेन एलिवेटेड कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म एवरेजेस, दे लुक मोर जस्टिफाइबल व्हेन मेजर्ड अगेंस्ट द पास्ट 5 इयर्स। हाँ, जो लोग एसएनपी का एवरेज निकालते हैं कि एवरेज वैल्यूएशन ये रहा है, मीन रिवर्जन होगा, लॉ ऑफ एवरेजेस वर्क करेगा, तो वो कह रहे हैं कि जब आप 20 साल का एवरेज निकालोगे तो कुछ कर अप्लाई होगा, 10 साल का निकालो कुछ अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप 5 साल का एवरेज देखोगे तो आपको महंगा नहीं दिखेगा। लास्ट 5 इयर्स का 2000 से 20 से 25 तक का अगर आप मीन रिवर्सन निकालेंगे इसका, तो आपको ये महंगा नहीं दिखेगा, तब आपको जस्टिफाइबल दिखेगा। गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ एकदम सही है, अभी इसी क्वार्टर में 3.8% आई है। रेजिलिएंट कंज्यूमर स्पेंडिंग, अभी तक कोई साइंस नहीं कि कंज्यूमर ने खर्चा कम कर दिया, बहुत महंगाई हो गई है टैरिफ की वजह से, डॉलर की वीकनेस की वजह से, नथिंग एल्स। एंड एक्स्ट्रा कैश सिटिंग ऑन द साइडलाइंस, बहुत पैसा साइडलाइन में बैठा हुआ है, दैट इज ट्रू। मैंने आपको कई बार मॉर्निंग शो में बताया है कि अभी भी वहां पे बहुत कैश पे लोग बैठे हुए हैं, उनके पास पैसा है। तो जीडीपी ग्रोथ भी है, कंज्यूमर स्पेंडिंग भी है और कैश भी है, जो इक्विटीज की इस वैल्यूएशन को सपोर्ट करते हैं। पैसा है तो मार्केट चल रहा है, तो वो सपोर्ट कर। दूसरा कहते हैं वी डोंट सी ए बेयर मार्केट बिकॉज यू नीड ए रिसेशन टू हैव ए बेयर मार्केट। बेयर मार्केट यूएस में क्यों नहीं मानते, वो कहते हैं उसके लिए एक रिसेशन होना चाहिए। चर्चाएं होती रहती है यूएस रिसेशन में जाएगा, 1 साल में जाएगा, 2 साल में जाएगा। मेरा पर्सनल व्यू भी है कि शायद यूएस में रिसेशन नहीं आएगा। दे आर कैपेबल टू मैनेज दिस एंड दिस टाइम दे हैव लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, सो दे आर नॉट लेटिंग गो टू द रिसेशन। तो इसलिए मुझे लगता है कि गोल्डमैन की इस बात को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, the stocks could stay elevated as earning expectations for 2026 अगले साल के लिए remain strong and Fed rate cuts continue to broaden the stock market participation। कंपनियों की अर्निंग बहुत शानदार है और 26 में भी बढ़िया रहेगी, साथ ही फेड की तरफ से ब्याज दरें कम हो रही। दूसरा सपोर्ट डॉट कॉम में याद करिए, ब्याज दरें बढ़ी थी, यहां घट रही हैं। वहां तोड़ने के पीछे क्या रीजन था, ब्याज दरें बढ़ी।
यहाँ ब्याज दरें घट रही है, प्लस अर्निंग आ रही है कंपनियों की, कंपनी बिजनेस मॉडल फ्लॉट नहीं है, तो इसलिए गोल्डमैन सैक्स का व्यू है कि ये रैली गड़बड़ नहीं है। अब थोड़ा सा अंदाजा लगाओ कि हुआ क्या था डॉट कॉम के समय। नैस्डैक इन 1996 ड्यूरिंग एलन स्पीच, जब एलन साहब ने वो वार्निंग वाली स्पीच दी थी, तब 1300 था नैस्डैक, एंड इट सर्ज अबव 5000 टू इट्स 2000 पीक जब डॉट कॉम बबल आया। एलन साहब ने जब वार्निंग दी तो नैस्डैक 1300 में था। 2 साल बाद जब ये पीक पर पहुंचा मार्च 2000 में, तो बबल टूटा था उस समय, तब नैस्डैक 5000 था, कोलैप्स हुआ था। इस तरह का एक्सोर्बेंस क्या आज है? क्या आपको लगता है कि नैस्डैक या एसएनपी तोड़ फोड़ कहीं पहुंच गए, 10,000 का एसएनपी हो गया? ऐसा तो नहीं दिख रहा है। स्लोली 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 चल रहा है। मुझे ध्यान है 4-5 साल पहले 4042 पे चलता था, 4000 से 6500 पहुंचा है। 50% का ही तो राइज हुआ है। वहां तो मल्टीपल टाइम्स का है। 13 400% की राइज हुई थी। यहाँ तो भी 50-60% का है। तो इसको कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि डॉट कॉम के समय क्या हुआ था, आज क्या हो रहा है। लेट्स डीप डाइव इनटू द करंट ब्रॉडर मार्केट, द एसएनपी सी टेबल। ये प्लेट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे शुरू कहा था मिस मत करिएगा, एक एक चीज ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब आप इसको देखिएगा, ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्लेट। मैं अपना चेहरा हटाता हूं जिससे आप इसको फुल देख सकें और आपको समझ में आ सके। अब आप इसको देखिए साहब, ये क्या है? ये S&P 500 की जो कंपनीज हैं, जो सेक्टर है, उनका सेग्रीगेशन है। ठीक है, अब आप इसको देखिए, समझिए। एक मिनट में जस्ट प्लेट को भी ठीक कर लेता हूं। पहले ऊपर वाली प्लेट समझ लेते हैं, फिर नीचे वाली। जो NTM लिखा है, नेक्स्ट 12 मंथ होता है उसका मतलब। NTM PS मतलब नेक्स्ट 12 मंथ प्राइस टू सेल्स, नेक्स्ट 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग, जो एक्सट्रीम राइट में है। अलग इधर सेक्टर लिखे गए, मीडियन कंपनी सेक्टर, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डेस्टिनी, सारे सेक्टर को हमने डिवाइड कर दिया। फिर 3.1 3.1 60 क्या है? ये 6 मंथ, 1 मंथ, करंट, परसेंटाइल है सेल्स का, प्रोजेक्शंस का। यानी सेल्स प्रोजेक्शन 6 महीने में कैसा रहेगा, 1 महीने में कैसा रहेगा, और करंट क्या है। जब आप NTM PE देखते हैं, नेक्स्ट 12 मंथ प्राइस टू अर्निंग, उसमें 6 महीने, 1 और करंट। अब हम लेते हैं सिर्फ करंट का। टेक्नोलॉजी कंपनियों के ऊपर ये आरोप है कि सारी टेक्नोलॉजी कंपनियां ऐसा कर रही हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितनी है? कंपनी है 68 आउट ऑफ 503। अगर आप S&P 500 को लिए, उसमें 68 कंपनी। उनका करंट पी 24.6 है, 24.6 इनका करंट वैल्यूएशन बनता है। उसके आगे लिखा हुआ है 62 परसेंटाइल, है ना। यानी कि उस जमाने में जो था उसमें से कंपेयर आज भी आप करके देखें, तो 68 में से जो 68 कंपनियां हैं, उसमें 62% कंपनियां ऐसी हैं, 62% ग्रुप में से ज्यादा, यानी 62% एंड अबव का वैल्यूएशन 24 का है। तो 24 के वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रही है, और S&P का वैल्यूएशन 22.8 या 23 है। अब इसको आइए नीचे। मेन आरोप क्या है कि जो मेगा कंपनीज है, बड़ी वाली कंपनीज हैं, उनके ऊपर ये लगता है। ठीक है, तो अब आप ये जो नीचे देख रहे हैं, जहां पे मैं कर्सर ले रहा हूं, मेगा 500 बिलियन एंड अबव 17 कंपनी है जो 500 बिलियन एंड अबव की हैं। मैग्निफिसेंट 7 बोलते हैं जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की हैं, जिसमें ये मेटा, अमेजॉन, एनवीडिया, एप्पल, ये सब आती हैं। ये जो 500 बिलियन से ज्यादा वाली 17 कंपनी है, इसमें सीधे यहां आइए, इनका जो 31 का करंट पी है, वैल्यूएशन है, वो ये है 31। किसका? टॉप 17 का। पूरे सेक्टर के ऊपर कितना दिखाया हमने आपको? 24। जो बड़ी कंपनी है 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा वाली, उनका वैल्यूएशन है 31। उसमें से भी इस पूरे पॉकेट में से 71 परसेंटाइल, यानी 70% एंड अबव, इस 17 में से 71% कंपनियां ऐसी हैं, उससे ज्यादा ग्रुप की, जिनका वैल्यूएशन आपको 31 दिख रहा है, क्योंकि ये एवरेज है उन 17 कंपनियों का। वैसे ही जो
$100 बिलियन से $500 बिलियन के बीच वाली कंपनी है, उनका पी देखिए 22 है। जो उससे कम वाली है उनका 19 है, और जो स्मॉल कंपनीज यानी $25 बिलियन वाली है उनका 16 है। तो 16, 20, 22, 31 कोई महंगा वैल्यूएशन नहीं है। यही बात आपको गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं, यही बात आपको यार्डेनी रिसर्च के एडवर्ड यार्डेनी कह रहे हैं कि हम जो समझते हैं कि मार्केट बहुत एक्सॉर्बिटेंट डॉट कॉम बबल जैसा हो रहा है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये प्लेट ध्यान से देखिए, दोबारा देखिए, आराम से देखिए कि नेक्स्ट 12 मंथ पी की जब मैं बात कर रहा हूं तो आईटी टेक्नोलॉजी कंपनीज का जो पी निकल के आ रहा है वो 24 है। अगर उसमें से भी हम टॉप 17 कंपनीज लें तो उनका पी 31 आ रहा है। उसमें से भी जो टॉप 17 लिया है उसका एवरेज 31 है, उसमें 71 ऐसी हैं जिनका 31 या उससे थोड़ा स्लाइटली ज्यादा हो सकता है। तो दिस इज द सिनेरियो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि यूएस में जो डॉट कॉम बबल वाली सिनेरियो की बात हम कर रहे हैं, क्या वैसा है या नहीं है। तस्वीर ये बताती है कि शायद ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो ये बहस चल रही पूरी दुनिया में कि डॉट कॉम बबल जैसा बबल बन रहा है एआई का, एक्चुअली वैसा नहीं है। मेन रीजन क्या है? ब्याज दरें इस समय कम हो रही हैं, उस समय बढ़ रही थी। फ्लॉड बिजनेस मॉडल थे डॉट कॉम में, इस समय रियल बिजनेस है। उस समय सिर्फ कैपेक्स हो रहा था, इस समय और रेवेन्यू नहीं था। इस समय कैपेक्स भी है, रेवेन्यू भी है, प्रॉफिट है। आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, एनवीडिया को देखिए, ओरेकल को देखिए, मेटा को देखिए, गूगल को देखिए, एप्पल को देखिए, ओपन एआई को देखिए, सबके बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है और पैसा देख रहे हैं। एंड दिस टाइम इट्स ए ग्लोबल फिनोमेना। ये सिर्फ अमेरिका में नहीं था, पूरी दुनिया में इस समय आप एआई की बूम देख रहे हैं। सो द स्टोरी सीम्स रियल, स्टोरी अपीयर्स रियल। इसलिए मैंने बहुत पहले अपने एक शो में किसी ने कहा था, पूछा था, तो मैंने कहा था कि मुझे यूएस में कोई बबल जैसी सिचुएशन नहीं लग रही है और ना ही मुझे यूएस में कोई रिसेशन जैसी चीज लग रही है। करेक्शंस पार्ट एंड पार्सल है। कोई बड़ी बात नहीं कि एसएनपी में 10% करेक्शन दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन वो बबल है, बस्ट हो जाएगा एकदम, 80% गिर जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? डेटा डेटा नहीं कहता तो मैं कुछ नहीं बोलता, मैं सिर्फ वही बोलता हूं जो मुझे तथ्य दिखते हैं। आपके सामने मैंने इसीलिए इसको पेश किया है कि होपफुली आप इसको समझेंगे। ये पूरी जो विवाद, जो पूरा डिस्कशन चल रहा है, उसकी पूरी तस्वीर ये है। डॉट कॉम बबल क्या था, एआई का बूम क्या है, उस समय क्यों डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था, इस समय एआई का मॉडल क्या है, एवरीथिंग इज बिफोर यू। नाउ यू आर द बेटर जज टू डिसाइड। तो जो लोग यूएस में ट्रेड करते हैं या जो लोग भारत से बैठ के यूएस में ट्रेड करते हैं या जिनकी दिलचस्पी यूएस मार्केट को है समझने में, उनके लिए शो काफी कामगार हो सकता है। अगेन थैंक यू है आपके लिए, आपने इतना समय दिया, देखा। बीच में मिस किया हो तो दोबारा से देखिएगा, लेकिन पूरा शो देखिएगा वरना आप मिस कर जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। और चैनल का हमने लिंक दिया है, सब्सक्राइब करते रहिए, अपना सपोर्ट करिए ऐसे ही शानदार वीडियो बनाने के लिए। बहुत मेहनत लगती है दोस्त, इसको पूरी रिसर्च करने में मुझे बहुत टाइम लगा, और मैं चैट जीपीटी से रिसर्च नहीं करता हूँ, खुद करता हूँ बैठ के। तो इस वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि आपको जितना सपोर्ट मुझे चाहिए वो सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के साथ करिए। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, डिस्कस करिए, और कमेंट करके मुझे बताइएगा शो के नीचे कि आप इस पूरी थीसिस से सहमत हैं कि नहीं है, या आपको कोई और पॉइंट ऐड करना है वो भी करिएगा, या और किस तरह का हम वीडियो बनाएं वो भी हमें बताइएगा। थैंक यू सो मच आज के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा, अपने बच्चों को बताइएगा, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।